हेलो एवरीवन, मैं प्रखर साहू आप सभी का स्वागत करता हूं सेल्फ स्टडी अड्डा पर। तो लास्ट लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन देखा था। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत और पर्वत शिखर के बारे में। चलिए उसके पहले कुछ हम ये चीज़ें देख लेते हैं, ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी कि मध्य प्रदेश में जो शैल समूह पाए जाते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उसमें क्या क्या चट्टानें रहती हैं, श्रेणियाँ उनमें कौन कौन सी हैं। ये आपका पूरा एक ज्योग्राफी का पोर्शन रहता है शैल समूह का। तो वो बहुत बड़ा पोर्शन रहता है, वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो ये आप अगर जो चीज़ें हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी। जैसे कुछ ये नाम है, चिपली हो गया, सौसर हो गया, बिजावर हो गया, ये आपका बिजावर, कैमूर श्रेणी, भांडेर श्रेणी, रीवा की श्रेणी और धाजारी, सिंगार और जाना पावा। तो ये जो श्रेणियाँ हैं ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी आपको कि कौन सी श्रेणी किस शैल समूह में है और कहाँ पे पाई जाती हैं। मैं कुछ इसका इजी तरीका आपको बताऊंगा एक कि इनको आपको क्या याद करना है क्या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं अपन आद्य महाकल्प से। तो ये जो आद्य महाकल्प है इसकी स्टार्ट ऐसे होती है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई थी उसके बाद कई लाख साल बाद क्या चट्टानें जो हैं टूट के बनी, मिट्टी यहाँ से वहाँ हवा के रूप में बही, पानी, हवा पानी या फिर किसी अन्य माध्यम से, और ये एक चट्टान परत आपस में बनती गई। और आप जब देखेंगे कि तो ये पृथ्वी की उत्पत्ति से लेके अभी तक कुछ बहुत सारी परतें आपस में जमा होकर चट्टानों का रूप ले चुकी हैं। और उन्हीं को हम साधारण भाषा में शैल समूह बोल सकते हैं। अगर आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा तो साधारण भाषा में आप ये चीज़ से समझ सकते हैं। हम यहाँ देखेंगे आद्य महाकल्प की जो सबसे पुरानी चट्टानें होती हैं वो अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती हैं, विंध्य कगार क्षेत्र में, जो आपकी ग्रेनाइट, नीस, सिल और डाइक की ये चट्टानें होती हैं। मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। फिर अपन देखते हैं धारवाड़ शैल समूह की चट्टानें जिसमें जीवाश्म का अभाव होता है। ये भी काफ़ी पुरानी चट्टानें हैं जो आपके दक्षिण मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, विंध्य के मध्य में पाई जाते हैं। ये चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेंगी कि आपको चिपली श्रेणी, जो आपकी चिपली श्रेणी है वो आपकी बालाघाट में पाई जाती है, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि चिपली श्रेणी इनमें से किस जिले के अंतर्गत आती है या फिर किस क्षेत्र के अंतर्गत आती, और आपको दिए रहेंगे बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, जबलपुर। तो आपको बालाघाट ऐसे ऑप्शन में सही करना पड़ेगा। इसी में आप धारवाड़ के अंतर्गत आएगी आपकी सौसर श्रेणी जो कि छिंदवाड़ा में है, बिजावर श्रेणी आपकी, और भेड़ाघाट श्रेणी जो कि जबलपुर में है। फिर बात करते हैं अपन विंध्यन शैल समूह की जो कि आपके पन्ना और ग्वालियर से में है। तो आपको इसमें सोन घाटी, भांडेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी और रीवा श्रेणी ये आपको इसमें मिल जाएगी। इसके बाद आपकी कोडप्पन शैल समूह पाए जाते हैं जो आपकी रीवा से चंबल तक में रहते हैं। ये आपकी बिजावर श्रेणी के नाम से जाने जाते हैं मध्य प्रदेश में, जिनको आप देख सकते हैं पन्ना पठार से ग्वालियर तक विस्तृत हैं। तो आपका मैं एक छोटा सा मैप यहाँ ड्राइंग करता हूँ। चलिए चलिए, अच्छा नहीं हुआ, मैं फिर भी आपकी यहाँ पन्ना से लेके ग्वालियर तक ये आपकी यहाँ पे बिजावर श्रेणी पाई जाती है। आपके तृतीयक शैल समूह आपके बघेल खंड में पाए जाते हैं जो गोंडवाना महाद्वीप की चट्टानें इसमें मौजूद हैं। गोंडवाना हमने बताया था, वही चट्टानें इसमें मौजूद हैं। आपका गोंडवाना शैल समूह भी है जो कि सतपुड़ा बघेलखंड में पाया जाता है, जो कि आपका पैंच घाटी में देवना, बगरा कोयला क्षेत्र वहाँ पर, और पचमढ़ी और महादेव श्रेणियाँ तक पाया जाता है। फिर आपका हो जाती है डक्कन ट्रैप की चट्टानें। तो हमने बताया था ये आपका भारत हो गया। तो यहाँ पे डक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं जो आपके मालवा के इलाके में पाई जाती हैं। काली मिट्टी, काली लावा मिट्टी की होती हैं, जिनको हम धजारी नाम से जानते हैं, फिगार श्रेणी और जाना पावा। तो अगर पूछा जाए फिगार श्रेणी किस क्षेत्र में आती है तो आपको लिखना है मालवा के, या फिर आपसे पूछा जाए
कौसर श्रेणी कहाँ किस क्षेत्र में आती है, तो वो छिंदवाड़ा में आती है। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, इसका मैं ज़्यादा डिटेल में आपको समझा भी नहीं सकता, बस मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से कैसे आते हैं। कि चिपला का आपको पूछ लेंगे, ये जो आपको नाम दिख रहे हैं इनका सीधा सीधा पूछ लेंगे ये श्रेणियाँ किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो आपको सीधे सीधे ये आपको याद रखना है। बिजावर आपकी पन्ना से संबंधित है, धजारी आपकी मालवा से संबंधित है, तो ये आपको ऐसे याद रखनी है। तो अब बात करते हैं अपन मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की या पर्वत श्रृंखलाओं की। तो मध्य प्रदेश में प्रमुख 2 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, एक आपकी विंध्याचल हो गई, दूसरी आपकी सतपुड़ा हो गई। यहाँ पे आपको जो ये और ये पार्ट दिख रहा है ये आपका विंध्याचल का ही भाग है, जिसको हम भांडेर और कैमूर श्रृंखला बोलते हैं। और ये आपको यहाँ सतपुड़ा ये दिख रहा है, तो ये भी आपका सतपुड़ा का ही भाग है, जिसको मेकाल पर्वत श्रेणी बोला जाता है। तो इनके हम का लास्ट लेक्चर में थोड़ा डिटेल में भी पढ़ चुके थे। अब यहाँ पे अपन इम्पोर्टेंट देखते हैं कि मध्य प्रदेश में 2 पर्वत श्रृंखलाएं सतपुड़ा तथा विंध्याचल मौजूद हैं। इन दोनों पर्वतों के मध्य नर्मदा की प्रसिद्ध भ्रंश घाटी स्थित है, जिसका ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है। कि आपका ये पूर्व से पश्चिम की ओर इस तरफ बहती है। तो अपन को यहाँ आपको देखने मिलेगा ये विंध्याचल पर्वत है और ये आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसके बीच से आपकी नर्मदा यहाँ से निकल के यहाँ पे बहती है। ये काफ़ी निचला इलाका है। तो ये 2 पर्वतों के बीच से जो घाटी रहती है उसको अपन भ्रंश घाटी बोलते हैं। तो भ्रंश घाटी आपका यहाँ पे डेफिनेशन है, जब 2 भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती हैं तथा तनाव जनित बल के कारण 2 भूखंडों का विपरीत दिशा में खिसकाव होता है, तब इसका निर्माण होता है। और भ्रंश घाटी लंबी, सकरी और गहरी होती है। इसके जर्मन भाषा में इसको गैब्रेन के नाम से जाना जाता है। गैब्रेन आपको याद रखना है। तो भ्रंश घाटी का निर्माण क्या होता है, मान लीजिए ये एक समतल जगह है, तो भूगर्भिक क्रियाओं के कारण ये जो जगह है ये आपकी जो चट्टान है यहाँ ऐसी खिसक गई, ये नीचे यहाँ पे गड्ढे बन गए, तो ये आपकी जो घाटी कहलाई। ये 2 आपके ऊपर पर्वत रेखा है और ये आपकी एक घाटी बन गई, जैसे कि आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। यहाँ से आपकी नदी बहेगी और ये आपके 2, ये आप मान सकती हैं सतपुड़ा है और ये आपका विंध्याचल है। तो इसको बोलते हैं भ्रंश घाटी। 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच की जो नदी घाटी होती है वो आपकी भ्रंश घाटी कहलाती है। इसको इंग्लिश में ग्राबेन के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश में 2 पर्वत श्रृंखलाएं विंध्याचल और सतपुड़ा पाई जाती हैं, जो दोनों के मध्य में नर्मदा एक भ्रंश घाटी के रूप में स्थित है। अब सतपुड़ा पर्वत की बात करें तो इसकी जो लंबाई है 1120 किलोमीटर है। तो यहाँ से पूर्व से लेकर पश्चिम तक इसकी लंबाई 1120 किलोमीटर है। यह पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से पूर्व की मेकाल पर्वत तक स्थित है। हमने यहाँ पे देखा था ये आपकी राजपीपला पहाड़ी से यहाँ से यहाँ तक मेकाल पर्वत तक पूरे मौजूद है। यह पर्वत नर्मदा नदी के दक्षिण में समांतर क्रम में, तो ये आपकी नर्मदा बहती है, ये आपकी नर्मदा है यहाँ पर ये, और उसी के समांतर में दक्षिण में ये आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ओके, ये मैं आपका मध्य प्रदेश बना लेता हूँ यहाँ पर। ये आपकी समांतर में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, जिसका निर्माण है वो ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है। सतपुड़ा की औसत ऊंचाई 900 मीटर है। ये कहीं या छोटी है, कहीं या इसकी ऊंचाई अधिक है, लेकिन औसत ऊंचाई 900 मीटर है। महादेव श्रेणी में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 350 मीटर, जो धूपगढ़ चोटी है वो महादेव श्रेणी में पाई जाती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। मैं बताता हूँ कहाँ पर। ये आपको महादेव की धूपगढ़ चोटी यहाँ पे दिख रही है, जो कि होशंगाबाद पचमढ़ी में है। पचमढ़ी में आपकी महादेव श्रेणी पाई जाती है।
और महादेव श्रेणी में ही धूपगढ़ चोटी है 350 मीटर। यहीं पर आपका प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी पाया जाता है, जो कि एकमात्र मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। अपन बात करेंगे पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी। पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी जिसको अपन राजपीपला बोलते हैं, ये एक और मैप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सतपुड़ा जी पर्वत श्रेणी का ये पूरा भाग है। ये आपको यहाँ पर ये दिखेगा राजपीपला, जिसका पूर्वी सतपुड़ा है। ये आपका पश्चिमी सतपुड़ा का है इलाका है। ये आपका यहाँ से लेके यहाँ बुरहानपुर के दर्रे तक ये आपकी पूर्वी सतपुड़ा, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका पश्चिमी सतपुड़ा, और ये आपका मेकाल श्रेणी। तो सतपुड़ा को 3 भागों में बांट दिया गया है, 1, 2 और 3। पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी जिसको अपन राजपीपला श्रेणी बोलते हैं, यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग से बुरहानपुर दर्रे तक जाती है। तो बुरहानपुर में एक ये दर्रा क्या होता है कि 2 पहाड़ियों के बीच का जो रास्ता है, ये आपकी 2 पहाड़ियाँ, इनके बीच का एक रास्ता हो, उसको दर्रा बोला जाता है। क्योंकि पहाड़ियाँ आप नॉर्मली नहीं चढ़ सकते, काफ़ी कठिन होता है, लेकिन कभी कभार उनके बीच में एक रास्ता अपने आप बन जाता है, किसी नदी के कारण या फिर हवाओं के कारण या किसी अन्य कारण से। तो जो रास्ता रहता है उसी को दर्रा बोलते हैं। तो बुरहानपुर में ऐसा ही रास्ता है सतपुड़ा का, जो इसका प्रवेश द्वार हो सकता है, या इसको अपन पता दक्षिण का प्रवेश द्वार बोलते हैं। देखिए मैप में मैं एक बार बताता हूँ। यहाँ पे इंडिया, ये पूरा सतपुड़ा आपका यहाँ से यहाँ तक फैला है। अगर किसी को यहाँ पर आना है तो यहाँ पे एक रास्ता है, यहीं से कोई अंदर आ सकता है, वरना उसको पूरा यहाँ घूम के जाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ, या फिर उसको चढ़ाई करके जाना पड़ेगा। तो इसलिए दर्रे बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी जगह यहाँ से वहाँ जाने के लिए। हिस्ट्री में आपको इन दर्रों का बहुत ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल पता चलेगा, क्योंकि दर्रों से क्या होता है, जो प्रमुख दर्रे हैं, अगर यहाँ पे आपने अच्छे से डिफेंस किया, अपने जो राज्य है, राज्य को बचा लिया, तो किसी जो आक्रमणकारी हैं उनको कोई ना कोई और रास्ता देखना पड़ता है, या फिर उनको वापस जाना पड़ता है। तो दर्रे आने जाने के लिए काम में आते हैं। तो बात वापस आते हैं अपन यहाँ पश्चिमी सतपुड़ा क्षेत्र में, श्रेणी में, जिसको राजपीपला कहा जाता है। यह आपके पश्चिमी भाग से बुरहानपुर दर्रे तक है, जिसके अंदर राजपीपला की पहाड़ी, अकरानी पहाड़ी, बड़वानी की पहाड़ी, बीजागढ़ की पहाड़ी और असीरगढ़ की पहाड़ी शामिल है। तो आपको ये जो पहाड़ियाँ हैं ये आपको याद रखनी है, इस श्रेणी में ये पहाड़ियाँ आती हैं, क्योंकि कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं MPPSA में भी कि ये जो पहाड़ी हैं असीरगढ़ की, बीजागढ़ की या बड़वानी की, ये किस भाग का, मतलब किस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। तो आपको ऑप्शन दे दिए गए जाएंगे, मेकाल श्रेणी, सतपुड़ा, पश्चिमी सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा, या फिर विंध्याचल, अरावली, या कोई भी ऑप्शन। तो आपको यहाँ देखना है पश्चिमी सतपुड़ा। अगर सिर्फ सतपुड़ा दिया रहे तो आपका सतपुड़ा सही रहेगा। ओके, अगर आपको बहुत छोटे छोटे ऑप्शन दिए हैं, मीन्स राजपीपला दिया है, मेकाल दिया है, पश्चिमी सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा, तो ये सतपुड़ा पश्चिमी सतपुड़ा में आती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पूर्वी सतपुड़ा, जिसको महादेव पर्वत श्रेणी बोलते हैं। ये आपकी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है, जिसको जो आपके महादेव पर्वत पर स्थित है। इसमें आपकी ग्वालियर श्रेणी, बैतूल का पठार और छिंदवाड़ा का पठार ये सम्मिलित है, और ये आपका बुरहानपुर दर्रे से पूर्व में सतपुड़ा श्रेणी तक स्थित है। इसका विस्तार आपको होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी में देखने मिल जाता है। महादेव पर्वत के में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, ये महादेव श्रेणी में आपकी सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, जो हमने यहाँ देखी थी, जो ये धूपगढ़ चोटी है।
ये आपके पश्चिमी सतपुड़ा प्रदेश में पाई जाती है। और यहीं पर आपको पचमढ़ी, होशंगाबाद में आपको पचमढ़ी का एक हिल स्टेशन देखने मिलेगा। अब बात करते हैं अपनी सतपुड़ा के तीसरे भाग की, मैकाल पर्वत श्रेणी या फिर अमरकंटक, मैकाल अमरकंटक श्रेणी। तो मैकाल श्रेणी सतपुड़ा की ही पूर्वी विस्तार है। यह मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण में अर्धचंद्राकार समूह में विस्तृत है। यहाँ अमरकंटक क्षेत्र नर्मदा, सोन, जोहिला नदियों का उद्गम स्थल है। यहाँ पर जो अमरकंटक है ये आपका अमरकंटक हो गया, यहाँ से ये नर्मदा निकली है, ये आपकी सोन निकली है और ये आपकी जोहिला निकली है। तो 3 नदियों का स्थल है अमरकंटक। मैकाल पर्वत बलुआ पत्थर तथा क्वार्ट्ज चट्टानों के अवसादों से बना है। ये इसका निर्माण ऐसे हुआ है, बलुआ पत्थर और क्वार्ट्ज चट्टानों से। मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश के शहडोल, मंडला, डिंडौरी जिलों में फैला हुआ है। चलिए देखिए, अब अगर क्वेश्चन आता है प्री में, अगर क्वेश्चन आता है तो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा आपको कि नर्मदा सोन की जोहिला नर्मदा सोन का उद्गम स्थान क्या है, या फिर मैकाल पर्वत श्रेणी किस पर्वत से श्रेणी का भाग है। अगर आपका मेंस में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि मैकाल पर्वत श्रेणी के बारे में लिखिए, आएगा तो 3 नंबर में ही आएगा। तो आपको सिर्फ नॉर्मल डिटेल लिखना है। ये सतपुड़ा का भाग है, सतपुड़ा का भाग है, मध्य प्रदेश के पूर्वी विस्तार में आता है, अर्धचंद्राकार में है। यहीं से यहाँ पर एक अमरकंटक क्षेत्र है जिससे सोन, नर्मदा और जोहिला नदियों का उद्गम हुआ है। इसका निर्माण आप लिख देंगे। और जो ज़िले यहाँ पे आते हैं, आपने मैप में, ऑब्वियसली आपने मैप में देखा है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे आपको याद होंगे कौन से ज़िले आते हैं। ये आपका शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, यहाँ पर छिंदवाड़ा, सिवनी, ये आपका बालाघाट, ये सिवनी, ये आपका मंडला, ये सिवनी, ये छिंदवाड़ा, यहाँ पर जबलपुर। तो ये इतने ज़िले यहाँ पर आते हैं। तो आप इनमें ऑब्वियसली मैप में आप याद है अगर मैप, तो आप लिख ही देंगे। चलिए, अपना सतपुड़ा हो गया। अब बात करते हैं विंध्याचल पर्वत की। तो विंध्याचल पर्वत आपको नर्मदा के उत्तर में पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत मिलेगा। तो मैं एक छोटा सा मध्य प्रदेश यहाँ पे बना लेता हूँ। ओके, चलिए ये मध्य प्रदेश बन गया। तो ये यहाँ पर आपकी नर्मदा बह रही है। नर्मदा के उत्तर में ये आपको विंध्याचल पर्वत यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसको आप भांडेर और कैमूर श्रेणी आपकी इसी के अंतर्गत आती हैं। ये आपका विंध्याचल पर्वत है। यह एक अपशिष्ट पर्वत है। अपशिष्ट पर्वत क्या होता है कि ऐसे प्राचीन पर्वत जिनके अपरदन के कारण उनका जो ऊपरी हिस्सा है क्षरण हो जाता है, उन्हें अपशिष्ट पर्वत बोलते हैं। जैसे विंध्याचल हो गया, अरावली, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो इनका क्या होता है, जैसे नॉर्मल पर्वत शिखर ऐसे होते हैं ये आपके नुकीले, लेकिन हवाएं ऐसी चलती हैं, हवाओं चलने से ये घिसते रहते हैं, घिस घिस के आपके ये इनकी जो ऊपरी सिरा है ये ऐसे हो जाता है, नुकीला ना बचकर गोलनुमा आकृति का हो जाता है। उसी को बोलते हैं अपशिष्ट पर्वत। जैसे यहाँ देख सकते हैं नुकीला नहीं है, ये गोल है इस प्रकार से। और इसी के अंतर्गत विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आपकी भांडेर और कैमूर श्रेणी आती है। ये आपकी भांडेर है और ये कैमूर है, इसी का भाग है। विंध्याचल पर्वत लाल बलुआ पत्थर तथा क्वार्ट्ज से निर्मित है। ये भी आपकी बलुआ पत्थर और क्वार्ट्ज से निर्मित है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जैसी, मैकाल पर्वत श्रेणी जैसी। अब आप यहाँ देखेंगे विंध्याचल पर्वत की औसत ऊंचाई 400 से 600 मीटर तक है। क्वेश्चन आता है अगर विंध्याचल पर्वत के बारे में लिखिए 3 नंबर में, तो आपको इनमें से 2-3 पॉइंट जो भी अच्छे लगते हैं वो आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कैमूर तथा भांडेर श्रेणी की। विंध्याचल पर्वत के पूर्वी विस्तार को भांडेर तथा कैमूर पर्वत कहा जाता है।
कैमूर और भांडे श्रेणियों को नर्मदा तथा यमुना नदी के बीच जल विभाजक माना जाता है। जल विभाजक क्या होता है कि ये आपकी नर्मदा गंगा नदी यहाँ से है, ये आपकी यमुना है, उसके बीच में ये पर्वत है, ये आपकी नर्मदा यहाँ बह रही है, तो ये बीच में जो पर्वत है तो जल विभाजन का ये काम कर रहा है, इसलिए बोलते हैं जल विभाजक यमुना गंगा और नर्मदा के बीच का जल विभाजक का काम कर रहा है। कैमूर पर्वत का विस्तार आपका सीधी, सतना, पन्ना, छतरपुर में आपको देखने मिलता है। ओके, ये आपका मैप है, ये आपका मैप है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ये कैमूर है, ये भांडे श्रेणी है, ये आपकी इतने में ये भांडे श्रेणी। अब यहाँ पे क्या कौन से ज़िले आते हैं तो आपको पता है, रीवा, पन्ना, सतना, छतरपुर, इन ज़िलों में इसका विस्तार है। अगर आपको मैप याद है तो ऑब्वियसली आप बहुत सारी चीज़ें मैप को याद करके लिख सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं कि हाँ मैप में ये चीज़ यहाँ थी, तो वहाँ के जो ज़िले हैं वो ज़िले आप लिख देंगे। इन ज़िलों में अगर बोला जाए कि प्रमुख पर्यटन स्थल क्या हैं तो आप वहाँ पे ये देख सकते हैं कि खजुराहो में आपको, छतरपुर में आपको पता है खजुराहो है, खजुराहो लिख दीजिए। या फिर यहाँ पे आपको पूछा जाए यहाँ के उद्योग क्या हैं तो पन्ना में हीरा, सतना में सीमेंट फैक्ट्री, ऐसे आप उद्योग भी लिख सकते हैं। तो सिंपली आपको अगर ज़िले याद हैं, उन ज़िले में क्या क्या चीज़ें स्पेशल हैं वो आप लिख देंगे या वो आप याद करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब एक स्पेशल बात करते हैं मलाज खंड रीफ की। तो प्लेट विवर्तनी के कारण बालाघाट जिले में ग्रेनाइट चट्टानों में दरारें उत्पन्न हुई, जिससे क्वार्ट्ज रीफ एवं विंस जमा हुए, जिसे मलाज खंड रीफ कहा जाता है। क्या हुआ, ये आपकी नॉर्मल सतह है। प्लेट विवर्तनी मीन्स भूगर्भीय हलचलों के कारण, जैसे कोई भूकंप आया या फिर कोई और हलचल हुई, जिसके कारण जो बालाघाट का क्षेत्र है कि जो ग्रेनाइट चट्टानें, वहाँ की जो बालाघाट की चट्टानें हैं उनमें दरार उत्पन्न हुई, जिससे आपकी क्वार्ट्ज रीफ एवं विंस जमा हो गए उसमें, जिसका जो नाम दिया गया वो आपको मलाज खंड रीफ उसका नाम दिया गया। तो सिंपली आपके समझ सकते हैं भूगर्भीय हलचलों के कारण चट्टानों में दरार आई, जिससे क्वार्ट्ज रीफ और विंस का जमा हुआ और इसको अपन ने मलाज खंड रीफ कहा। तांबे के जमाव इस रीफ में सर्वाधिक हुआ, जिससे बालाघाट जिले में मैहर पठार के अंतर्गत इस मलाज खंड खदान से यहाँ पर जो आपकी मलाज खंड रीफ है, ये आप बोल सकते हैं तांबे का उत्पादन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है और उसकी जो सबसे बड़ी खदान है वो आपकी मलाज खंड खदान है। तो आपको ये पता हो गया उसका निर्माण कैसे हुआ। और ये जो खदान है आपकी तांबे की खदान है, जिसमें तांबे के असीम भंडार की प्राप्ति हुई है। तो आपकी मलाज खंड रीफ हो गई, आपके यहाँ पर्वत शिखर कंप्लीट हो गए। छोटा सा टॉपिक था, आपका भौगोलिक विभाजन का ही भाग था। चलिए अब पर्वत शिखर आपके यहाँ कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी जलवायु, मृदा, ये छोटे से टॉपिक कंप्लीट होंगे। देन उसके बाद नदी और फिर नदी परियोजनाएं, फिर आपका वन संपदा और फिर आपके अभ्यारण्य वगैरह, राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य। तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर होती जाएंगी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।